आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत मरुस्थलों का विश्व वितरण पढ़ेंगे। इसका मतलब कि विश्व में कहाँ पर कौन से मरुस्थल हैं, उनकी स्थिति और उनकी विशेषताओं के बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज कारगवाल, भूगोल सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से। हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत फिज़िकल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो टोपोग्राफीज़ हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं बाह्य प्रक्रमों के द्वारा, उनका अध्ययन हम शुरू कर चुके हैं नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों से। और पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ने से पहले अब पहले मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, विश्व वितरण क्या है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। विश्व के लगभग 30% भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं और स्थिति के अनुसार ये मरुस्थल अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल, महाद्वीपीय आंतरिक मरुस्थल यानी कि जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स के अंदर मिलते हैं, और इसके अलावा जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान, डेजर्ट्स कहते किसको हैं? आमतौर के ऊपर जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कितनी? 10 इंच से कम, यानी लगभग 25 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा औसत रूप से अगर किसी क्षेत्र में कम होती है तो वहाँ पर पानी का अभाव पाया जाता है और ऐसे क्षेत्र मरुभूमियाँ कहलाते हैं, डेजर्ट्स कहलाते हैं। अब इन डेजर्ट्स के अंतर्गत जैसे निम्न अक्षांशीय जो मरुस्थल हैं उसमें 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये मिलते हैं। और ऐसा इसलिए कि विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में स्थित होते हैं, यानी वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है और हवा जो है ऊपर से नीचे की ओर उतरती है, जिसके कारण से प्रतिचक्रवातीय दशाएं रहती हैं। हवा गर्म होती है, सापेक्षिक आर्द्रता कम होती जाती है, यानी कि ये बिल्कुल वर्षण के उलट परिस्थिति बनती है। तो ये आर्द्रता का शोषण करती है। इस तरह से इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा बहुत ही कम होती है। साथ साथ के अंदर ये जो क्षेत्र हैं जिसमें हम देख रहे हैं, सहारा मरुस्थल है, भारत का थार का मरुस्थल इसके अंतर्गत आता है, कालाहारी अफ्रीका के अंदर, ये भी उष्णकटिबंधीय या जिसे हम निम्न अक्षांशीय मरुस्थल कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। ध्रुवीय मरुस्थल यानी जो पोलर डेजर्ट्स हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है और आमतौर पर बर्फ़ जमी रहती है। निम्न तापमान होता है और वाष्पीकरण बहुत कम होता है, लेकिन रेनफॉल यानी वर्षा भी बहुत कम होती है और वहाँ पर नाम मात्र की वनस्पति होती है। ऐसे ध्रुवीय मरुस्थलीय क्षेत्र हैं ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका या भारत का लेह लद्दाख का क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है
लेकिन तापमान भी बहुत कम रहता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलने वाले मरुस्थल, क्योंकि ये समुद्र से जो आर्द्रता का मुख्य स्रोत है उससे बहुत दूर होते हैं, इस कारण से वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। और ऐसे हैं मध्य एशिया का गोबी मरुस्थल, ये इसका अच्छा उदाहरण है। वृष्टि छाया मरुस्थल, यानी कि आर्द्रता युक्त पवनों के मार्ग में अगर कोई पर्वत आ जाता है तो हम जानते हैं कि जो पवन अभिमुख ढाल होता है वहाँ पर तो वर्षा खूब होती है, लेकिन इसके दूसरी ओर यानी जहाँ पर लीवर्ड स्लोप होता है, जहाँ पर ये नीचे की ओर हवाएं उतरती हैं, वो आर्द्रता उसमें कम होती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है और वो पूरा क्षेत्र वर्षा से वंचित रह जाता है और वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इस तरह से वृष्टि छाया क्षेत्र वाले भाग कम वर्षा के कारण से मरुस्थल बन जाते हैं। जैसे पुस्तकों में उदाहरण आता है यूएसए का नेवाडा, और जो कि एंडीज पर्वत के इस ओर होने के कारण से काफ़ी कम वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा मरुस्थलों के जो भूस्थल हैं यानी भू सतह है, उसकी प्रकृति कैसी है, इसके आधार के ऊपर फिर से इसको अलग अलग रूपों में पढ़ा जाता है, बांटा जाता है। जैसे अगर किसी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप अधिक है तो वो सैंडी डेजर्ट कहलाता है, ट्रू सैंडी डेजर्ट कहलाता है और इसको अर्ग कहते हैं। इसके अलावा इसको कोम भी कहा जाता है। सहारा में इसको अर्ग कहते हैं और तुर्कमेनिस्तान में इसको कूम कहते हैं। दूसरा है रेग, जहाँ पर रेत नहीं होती, जहाँ पर कंकर पत्थर का आवरण मिलता है, वो पथरीला मरुस्थल यानी स्टोनी डेजर्ट कहलाता है, रेग कहते हैं इसको। तीसरा है हमाडा। हमादा ये फिर से पथरीली भूमि है और यहाँ पर लीबिया के अंदर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसको हमादा कहते हैं। यहाँ पर शैल का, चट्टानों का काफ़ी यहाँ पर प्रभाव देखा जाता है, आवरण देखा जाता है। इस तरह से अलग अलग रूपों के अंदर ये डेजर्ट्स देखे जा सकते हैं। इस तरह से आज हमने मरुस्थलों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अगली कक्षा में मरुस्थलीय दृश्य भूमि के बारे में हम अध्ययन करेंगे।